दिन जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने पर मुहर लग गई। इस मामले में एक प्रस्ताव रखा गया जिसे कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति दी। अब जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में 9 राज्यों की विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन कई अहम प्रस्तावों को संगठन ने हरी झंडी दे दी। जेपी नड्डा को दोबारा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। ये सिर्फ 1 साल का कार्यकाल रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव किया। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा। सभी बीजेपी के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया। जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। अमित शाह ने इस दौरान नड्डा के नेतृत्व की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में बीजेपी को कई अहम चुनावों में जीत मिले। गुजरात में हमने रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने भी बैठक को संबोधित किया, जिसके बारे में विस्तार से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया। फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को हर रोज लोगों से मिलने का टास्क दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए 400 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को अब इसके लिए जुटना होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम सर्वोत्तम काल के साक्षी बन सकते हैं। अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उससे पहले नड्डा का कार्यकाल अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक के बढ़ाए जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। इस बीच 2023 में 9 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें नड्डा के अनुभव का संगठन को फायदा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिंदुत्व दांव चलने के संकेत दिए हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व। प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए उनका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह बताया गया कि वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। कमलनाथ रहते हैं हनुमान भक्ति में तल्लीन। नियमित हनुमान चालीसा पाठ करते हैं कमलनाथ। कमलनाथ के दिल में है हनुमान। एमपी में यह साल चुनावी है, इसलिए सभी सियासी दल अपने अपने आराध्य को दिल में बसाने लगे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल में भी विघ्न बाधा दूर करने वाले हनुमान जी बसने लगे हैं। एमपी कांग्रेस ने दरअसल एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कमलनाथ हनुमान जी की पूजा पाठ में लीन दिख रहे हैं। वीडियो में कमलनाथ कहीं आरती करते दिख रहे हैं तो कहीं उनकी गदा उठाए नजर आते हैं, कहीं उनकी विशालकाय मूर्ति के सामने वे खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में दावा किया गया कि कमलनाथ
हनुमान भक्त हैं और इस बात को वो प्रचारित नहीं करते। की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई प्रचार के माध्यम से वीडियो जारी किया गया है। वो तो आदरणीय कमलनाथ जी का हनुमान जी के प्रति जो विशेष अनुग्रह है, उनके प्रति जो उनकी सद्भावना है, उसका अपना एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवाया, मूर्ति लगवाई है जो कहीं पर भी इतनी बड़ी नहीं है। तो ये हनुमान जी की प्रतिनिधि है। सरकार बनी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मिंटो हॉल के अंदर बाकायदा हनुमान जी का कार्यक्रम करवाया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलतफहमी है, ये मान के चलते हैं कि बस हमारे पास पेटेंट हो गया धन। बीजेपी ने कमलनाथ के इस वीडियो को हिंदू तुष्टीकरण का एक प्रयास बताया कि कांग्रेस अपने पीसीसी चीफ को हनुमान भक्त भी बताती है और कहती है कि वो प्रचार नहीं करते, लेकिन वीडियो जारी करने का मोह भी नहीं छोड़ते। कमलनाथ जी को और उनकी पूरी कांग्रेस को ये बताने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब सीधा है, सपाट है कि पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी है, हिंदुओं के साथ में भेदभाव करती है, पक्षपात करती है, नीतियों के बतौर, मुद्दों के बतौर सरकार में आने पर हो या विपक्ष में हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदू इन पर भरोसा करते नहीं। देश भर एमपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने लगी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी, महंगाई और पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे वायदों का होगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सियासी दलों के बीच अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने की होड़ है। छत्तीसगढ़ में इस साल धान की रिकॉर्ड खरीदी सरकार ने की है। धान खरीदी के पैसे को लेकर अब सियासत होने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये कहने लगे कि धान खरीदी का सारा पैसा तो केंद्र देता है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि केंद्र अगर पैसा देता है तो कौन सा अलग से पैसा देता है, जो सभी राज्यों को देता है वही हमें भी देता है। देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले श्रेय लेने की होड़ मच गई है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी दल धान खरीदी के पैसे पर सियासी रोटी सेकने में जुट गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की ओर से धान खरीदी का जश्न मनाने पर तंज कसा है और कहा कि जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार को धन्यवाद दे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीति के कारण ही छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है और पैसे का भुगतान कर रही है। ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता को ये बताना चाहिए कि धान खरीदी में लगने वाली राशि का 90% हिस्सा केंद्र दे रहा है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर पलटवार किया और तंज भी कसा। सीएम ने कहा कि अरुण साव पहले जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिलाते हैं। केंद्र सरकार ने कौन सा ऐसा हिस्सा दिया जो सभी को मिलता है, वही हमें भी मिला है। पैसा केंद्र का है बताइए भला। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे। वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है और बिलासपुर से भी बंद होता है ट्रेन। सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साव जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी चालू खरीफ सीजन में की गई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जिसका श्रेय लेते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं बीजेपी इसे केंद्र की उपलब्धि बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जिस खिलाड़ी ने कभी हॉकी के मैदान में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। उसे सरकार से सहायता के नाम पर मिलता है सिर्फ ओल्ड एज पेंशन। सागर के टेकचंद यादव को सब भूल चुके हैं। देश की शान मेजर ध्यानचंद, हॉकी खिलाड़ी और रेफरी मोहर सिंह, न्यूजीलैंड और हॉलैंड को टक्कर देने वाली भोपाल की टीम। इस टूटी फूटी झोपड़ी से गहरा नाता है इनका। इसी झोपड़ी में रहते हैं हॉकी के जादूगर के शिष्य और मोहर सिंह के गुरु। 1961 में भोपाल हॉकी टीम के सदस्य रहे सागर के टेकचंद यादव अपने जमाने में प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे 82 साल के टेकचंद यादव किस हाल में हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बुजुर्ग टेकचंद यादव के पास न रहने के लिए पक्का मकान है, न ही जीवन यापन का कोई साधन। देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी को मदद के नाम पर सरकार से मिलता है सिर्फ ओल्ड एज पेंशन और सामाजिक संस्था सीताराम रसोई से सुबह शाम का भोजन। सर, मैं खेला हूँ भोपाल 11 से, जबकि इंडिया सन 60 में ओलंपिक में हारी थी। उसके बाद फॉरेन की टीम्स आई हुई थी एग्जीबिशन मैच के लिए। तो मैं सागर से DHA से सिलेक्ट होके गया था भोपाल, जहाँ मेरा भोपाल में सिलेक्शन हुआ भोपाल टीम से। फिर उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हाफ टाइम तक मुझे मौका दिया गया था खेलने का, वहाँ तब मैं खेला था। ध्यानचंद जी कब आए थे और हाँ, ध्यानचंद जी MRC में आए हुए थे। उस वक्त हम लोग सागर स्पोर्टिंग क्लब से खेलते थे, तो अक्सर प्रैक्टिस मैच जो है MRC से खेलते रहते थे। जब ध्यानचंद जी आए तो उन लोगों ने सलाह दी कि आप लोग भी इनकी कोचिंग में अटेंड करो। तो हम लोगों के क्लब के कई लड़कों ने ध्यानचंद की कोचिंग में भाग लिया। टेकचंद यादव स्कूल के समय से ही हॉकी खेला करते थे। पिता आर्मी में ठेकेदार थे। इनकी रुचि को देखते हुए पिता ने भी प्रोत्साहित किया और अच्छा खेलने पर जिला हॉकी संघ की टीम में शामिल किया गया। टेकचंद यादव ने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की टीम में खेलते हुए भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में टूर्नामेंट खेले और बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाई। उस दौरान न्यूजीलैंड और हॉलैंड की टीम भारत आई तो उनका एक मैच भोपाल 11 से कराया गया, जिसमें टेकचंद यादव शामिल हुए थे। उन्नीस में पिता के निधन के बाद टेकचंद यादव ने हॉकी खेलना बंद कर दिया। घर चलाने के लिए प्राइवेट काम करने लगे। इस दौरान किस्मत ने दगा दिया, पत्नी का निधन हुआ और फिर बेटी भी चल बसी। टेकचंद यादव दुनिया में अकेले रह गए। बुजुर्ग बताते हैं कि झोपड़ी में रहने की वजह से अपने पुरस्कार को भी वे सहेज कर नहीं रख पाए। शासन प्रशासन की ओर से भी कोई उनका हाल जानने नहीं आया। कोई नहीं आता था, ना कोई पूछता था, ना किसी को कोई मतलब रहता था। तो आप कहाँ पर वर्तमान में इसी कमरे में रहते? इसी कमरे में रह रहा हूँ। कोई मंत्री, कोई नेता? नहीं, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता। प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद मिली हो? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन जो है वो जरूर मिलती है। देश में खेल को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है। खिलाड़ियों को सरकारें रुपए, पैसे, नौकरी जैसी सौगातें देती हैं, लेकिन टेकचंद यादव को सभी भूल गए हैं। इन्हें सम्मान देना तो दूर, इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। सरकार क्या टेकचंद यादव का ख्याल अब रखेगी? चलिए बढ़ते हैं आगे। टीम इंडिया ने नए साल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले श्रीलंका को T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। उसके बाद
श्रीलंका के साथ हुए 3 वनडे मैचों में 3-0 से क्लीन स्वीप किया और आखिरी जीत तो ऐतिहासिक बना दी और सीरीज भी अपने नाम की। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को अब न्यूजीलैंड को हराकर जारी रखना चाहती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला कल हैदराबाद में खेला जाना है और इसके बाद दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होना है। हालांकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 24 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के हौसले श्रीलंका को T20 और वनडे मैच में हराने के बाद बुलंद हैं। अब वो न्यूजीलैंड को मात देने के लिए कमर कस चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया। कीवी टीम यहां पहली बार एक दिवसीय मैच खेलेगी। न्यूजीलैंड को भारत की धरती पर पहले वनडे सीरीज जीतने का इंतजार है। कीवी टीम अब तक भारतीय सरजमीं पर 6 बार द्विपक्षीय सीरीज खेल चुकी है, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में 21 जनवरी को खेला जाएगा, जिसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्नीस जनवरी को दोनों टीमें रायपुर पहुंचेंगी, जहां 20 जनवरी को वे अभ्यास करेंगी। तैयारी तो पूरी हो चुकी है और अब केवल 3-4 दिन बचे हैं मैच की। तो जो फील्ड, आउटफील्ड और विकेट का जहां तक सवाल है वो पूरी तैयारी हो गई है। अभी आप आउटफील्ड जाके देखेंगे तो एकदम लश ग्रीन दिखेगा, बिलियर्ड्स टेबल जैसा। और बाकी जो तैयारियां हैं, कुर्सियां जो रिप्लेस करनी थी, पार्किंग की व्यवस्था है, बैरिकेड्स करना है, पानी की व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, पार्किंग की व्यवस्था है। जी 19 तारीख को उन लोग चार्टर्ड प्लेन से दोनों टीम आ रही है। 20 तारीख को प्रैक्टिस है दोनों टीम का। 21 को मैच है। अभ्यास का कुछ समय निर्धारित किया? हाँ, एक अभ्यास जो है वो न्यूजीलैंड टीम 1 से 4 दोपहर का टाइम है और भारतीय टीम का प्रैक्टिस का समय 5 से 8 फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मैच को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता है कि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं। यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। सेकेंड ओडीआई मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में होगा और 20 तारीख को दोनों टीमें अभ्यास करेंगी। बड़ी बात यही है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो सुबह 1 बजे से 4 बजे तक अभ्यास करेगी। उसके बाद जो भारतीय जो टीम है वो अभ्यास, उसका समय है 4 बजे से 8 बजे तक। फ्लड लाइट मैच में भारतीय टीम वहां पर अभ्यास करेगी। पूरी तरह ग्राउंड है वो तैयार है, साथ ही साथ पार्किंग की भी व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले सभी जो दर्शक हैं, जो कि क्रिकेट के प्रेमी हैं, उसे किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। खान पान की विशेष जो व्यवस्था है उस पर भी फोकस जो आयोजक समिति है वो कर रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रोता के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।